हेलो एवरीवन, वेलकम टू डॉक्टर मीनूज एडवेज। आज की इस वीडियो से हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, आईपीआर, बौद्धिक संपदा के अधिकार। देखो, मानव के पास एक अनलिमिटेड इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी होती है और जो उसको यूज़ करना सीख जाता है वह उससे कुछ ना कुछ क्रिएटिव, कुछ ना कुछ इनोवेटिव करता ही रहता है। और वैसे भी आगे बढ़ने के लिए अगर हम इनोवेशन नहीं करेंगे तो जो हमारी क्रिएशन है वो क्या हो जाएगी, ऑब्सोलेट हो जाएगी। तो ह्यूमैनिटी के वेलबींग के लिए हमें आगे बढ़ने के लिए कुछ ना कुछ नया करना ही होता है। अब क्या हो कि अगर हम कुछ नया करें या नई कोई चीज़ बनाएं जिससे लोगों की लाइफ में सुधार आता हो, जिससे लोगों की लाइफ इजी होती हो, और हमने उसको बनाया है बहुत मेहनत से, यानी कि सालों की मेहनत से। जैसे कोई साइंटिस्ट है, वो सालों मेहनत लगा के कोई फॉर्मूला बनाता है, कोई मशीन बनाता है, लेकिन उसकी जो वो इन्वेंशन है, उसकी जो क्रिएशन है, उसको कोई और अपने फायदे के लिए यूज करे और जो ओरिजिनल क्रिएटर है उसके पास कोई अधिकार ही ना हो उसको रोकने का। तो इन्हीं सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमें जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं वो दिए गए हैं और उनके प्रोटेक्शन के लिए बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन बनी हुई है। अब आखिर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होते क्या हैं, किन किन चीज़ों को हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट की कैटेगरी में रखते हैं, वो सारा हम इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे जितने भी इकोनॉमिक लॉज हैं, ट्रेड ट्रेडमार्क हुआ, पेटेंट हुआ, कॉपीराइट हुआ या ज्योग्राफिकल इंडिकेशन हुआ, ये सारे के सारे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है, डिज़ाइन एक्ट है, ये सारे के सारे हम आगे आने वाली वीडियो में, स्पेशल वीडियो में कवर करेंगे। एक पर्टिकुलर एक्ट के लिए एक वीडियो, या जो ज़्यादा बड़ी हैं उनके लिए दो दो वीडियोस हम बनाएंगे। और ये थर्ड ईयर का, बीकॉम थर्ड ईयर का बहुत नया वाला पेपर आपका आया है इस साल, तो इसमें हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी है अच्छे से पढ़ने की, एमसीक्यूज करने की, क्योंकि कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी के साथ एमसीक्यूज करेंगे तो हमें रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत आसान से चीजें समझ में आएंगी। क्लियर? नाउ दिस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, एक्चुअली इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट आर गिवन टू द पर्सन फॉर देयर क्रिएशंस ऑफ देयर माइंड। जो वो अपने माइंड से अपनी क्रिएशन करते हैं, अपने इंटेलेक्ट से जो क्रिएशन करते हैं, वो क्या हो सकती है, हमारी इन्वेंशंस भी हो सकती हैं, लिटरली वर्क हो सकता है, आर्टिस्टिक वर्क हो सकता है, कुछ सिंबल्स हम जो बनाते हैं या कुछ नाम जो हम डिजाइन करते हैं, इमेजेस हैं जो हम कॉमर्स में यूज करते हैं, वो सारी की सारी हमारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के अंदर आती हैं। दे आर यूजुअली गिवन टू द क्रिएटर फॉर द एक्सक्लूसिव राइट। मीन्स जिस पर्सन ने, हु इज द ओरिजिनल जो क्रिएटर है, उसको एक्सक्लूसिव राइट है उस पर्टिकुलर क्रिएशन को, प्रोडक्ट को यूज करने के लिए, या अगर किसी को वो ऑथराइज करता है तो वो उसी के बेसिस पे ऑथराइज भी कर सकता है। मीन्स कंट्रोल जो है उसके यूज का, वो जो हमारा ओरिजिनल क्रिएटर है उसके पास होना चाहिए। द फर्स्ट इंपॉर्टेंट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट वाज रिकॉग्नाइज्ड इन पेरिस कन्वेंशन। ये हमारी दो कन्वेंशन है, पेरिस कन्वेंशन है 1883 में जो आई थी, और बर्न कन्वेंशन 1886 में। देखो, पेरिस कन्वेंशन जो है वो इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी राइट को प्रोटेक्ट करती है, और जबकि हमारी जो बर्न कन्वेंशन है वो लिटरली एंड आर्टिस्टिक वर्क को प्रोटेक्ट करती है। तो ये हुआ रिलेटेड हमारा कॉपीराइट से, और ये हुआ हमारा प्रोटेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी राइट से। ठीक है, और ये जो दोनों ही हमारी ट्रीटी हैं, ये एक लार्जर ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, वीपो, तो ये हमारी वीपो के अंदर गवर्न होती हैं। इनके जितने भी रूल्स हैं, प्रोविजंस हैं, वो सारे कौन गवर्न करता है? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, एक इंटरनेशनल लेवल पे सारे राइट्स को प्रोटेक्शन के लिए जो एक संस्था बनी है। द ट्रिप्स एग्रीमेंट, अच्छा, एक ट्रिप्स एग्रीमेंट है। ट्रिप्स क्या है? ट्रेड रिलेटेड प्रॉपर्टी, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ये हमारे WTO से रिलेटेड है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एज द नेम सजेस्ट क्या है, हमारा इंटरनेशनल ट्रेड को कंट्रोल करता है, कंट्रोल नहीं, हम कहेंगे मैनेज करता है, उसके लिए, उसको स्मूथ वर्किंग के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बनाता है जिसको हर कंट्री को फॉलो करने होते हैं। तो WTO में के अंदर ही आता है एक ट्रिप्स, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एग्रीमेंट्स, जो कि इंटरनेशनल लेवल पे हमारे जो प्रॉपर्टी राइट्स हैं, कंट्रीज के जो प्रॉपर्टी राइट्स हैं, उनको प्रोटेक्ट करता है। नाउ, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट दो कैटेगरीज में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। पहला तो होता है जो कि इंडस्ट्री से रिलेटेड होते हैं, और दूसरा हमारे कॉपीराइट जो कि लिटरली वर्क से रिलेटेड होते हैं। इंडस्ट्री से जो रिलेटेड होते हैं, दे कैन बी पेटेंट हो सकते हैं हमारे,
इन्वेंशंस के लिए ट्रेडमार्क हो सकते हैं, हमारे इंडस्ट्रियल डिजाइन हो सकते हैं, या फिर ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस हो सकती हैं। और कॉपीराइट क्या होता है, वो एक पर्सन के वर्क को, जो उसका लिटरली वर्क है, जैसे पोएम्स हुए, नॉवेल्स हुए, प्ले हुए, म्यूजिक, आर्टिस्टिक वर्क, फिल्म हुआ, या आर्किटेक्चरल डिजाइन हुआ बिल्डिंग्स का, पेंटिंग हुई, ड्राइंग्स हुई, फोटोग्राफ्स हुए, तो ये सारे क्या हैं, कॉपीराइट के अंदर आते हैं। आपने एक्सपीरियंस भी किया होगा, जैसे ही आप कोई ऑनलाइन वीडियो देखते हैं या ऑनलाइन कोई पीडीएफ निकालते हैं या मैटर देखते हैं या कोई फोटो ही देखते हैं, तो उसमें नीचे लिखा होता है द इमेजेस आर सब्जेक्ट टू कॉपीराइट। दैट मीन्स वो इमेज के राइट, उसको यूज करने के, कहीं भी यूज करने के राइट उसके ऑथर के पास हैं। तो आपको अगर इसको यूज करना है पिक्चर को, तो आपके उसके ऑथर से परमिशन लेनी पड़ेगी। Now, right related to copyright include those of the performing artist, their performance, producer of the pornography in their recordings, broadcaster, the radio and the television. अब rights जो हमारे copyright है वो किससे और भी related हो सकते हैं? The performance से भी, जैसे डांस फॉर्म्स होती हैं, कोई नई नई डांस फॉर्म आ रही है, तो कोई पर्सन है वो उसने नई डांस फॉर्म निकाली है, तो उसके पास उसका एक्सक्लूसिव कॉपीराइट हो गया। या जो रिकॉर्डिंग्स होती हैं उसमें डिफरेंट डिफरेंट साउंड्स आप देखते हो कि बहुत अजीब अजीब या अलग तरह की साउंड्स डाली जाती हैं, तो वो साउंड्स कौन क्रिएट करता है? उनको क्रिएट करने के लिए भी टाइम लगता है। आपको अपना माइंड को कॉन्शियस रख के काम करना होता है, तो वो भी आपके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में आते हैं अंडर कॉपीराइट। नाउ व्हाई टू प्रमोट इंटेलेक्चुअल कॉपीराइट, प्रॉपर्टी राइट को प्रमोट करने की क्यों जरूरत पड़ी? देखो, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, आपकी अपनी क्रिएशन है और उस क्रिएशन से आप इकोनॉमिक बेनिफिट भी ले सकते हो, रिकॉग्निशन भी ले सकते हो, लेकिन उसी चीज से कोई और ले रहा है बिना मेहनत किए, तो यहाँ हमें जरूरत होती है प्रोटेक्शन की, कि जिसने काम किया है एटलीस्ट उसको क्रेडिट जाए, रिकॉग्निशन उसी को मिले जिसने मेहनत की है। तो ह्यूमैनिटी की वेलबींग के लिए हमें प्रॉपर्टी राइट की जो प्रोटेक्शन है वो ज़रूरत है, क्योंकि अगर हम इनको प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो जो जेन्युइन पर्सन है, जो ओरिजिनल क्रिएटर्स हैं, उनको वो डिमोटिवेट हो जाएंगे, डिमोरलाइज हो जाएंगे फर्दर इनोवेशन करने। वो सोचेंगे भाई सालों लगा के मुझे इनोवेशन करनी है, तो मैं भी किसी का न किसी का कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। क्लियर? तो इनोवेशन की जो गुंजाइश है ना वो खत्म हो जाती है, क्योंकि हमें जो रिकॉग्निशन मिल रही थी वो नहीं मिल रही है, और यह हमें इकोनॉमिक प्रॉफिट मिल रहा था वो भी नहीं मिल रहा है। तो इस वजह से हमें क्या जरूरत है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के रिकॉग्निशन की जरूरत है। फर्दर अगर इनोवेशंस नहीं होंगी, नई चीजें नहीं आएंगी, तो इकोनॉमिकल ग्रोथ भी नहीं होगा। तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ या इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए भी हमें क्या जरूरत है? प्रॉपर्टी राइट के प्रोटेक्शन की जरूरत होती है। नाउ कम टू पेटेंट। अब पेटेंट क्या होते हैं? देखो, पेटेंट से एक वर्ड जुड़ा होता है, इन्वेंशन। हमेशा याद रखना, जब भी पेटेंट का मतलब आए दैट मीन्स इन्वेंशन। आपने क्या इजाद किया है? इन्वेंशन कुछ भी हो सकती है, एक प्रोडक्ट भी हो सकता है, एक प्रोसेस भी हो सकती है। प्रोडक्ट हुआ, आपने कोई एक नया डिजाइन, पेन डिजाइन कर लिया, ठीक है। जैसे अब हम देखते हैं लैपटॉप पे काम करने के लिए, स्क्रीन पे काम करने के लिए हमें एक पेन की जरूरत होती है, तो हमने आई पेन एक बना लिया, तो वो क्या हुई? एक इन्वेंशन हुई। या प्रोसेस में अगर हम बात करें कि कोई इंडस्ट्रियल प्रोसेस है, उसको इंडस्ट्रियल प्रोसेस को काम करने के लिए 1 घंटे में वो प्रोडक्ट बनता है, किसी साइंटिस्ट ने उसको प्रोसेस को और डिफाइन करके अब उसका टाइम कम कर दिया, आधा घंटे में आप प्रोडक्ट बना सकते हो। तो वो प्रोसेस जो हो गई वो भी क्या हो गई? एक तरह से इन्वेंशन हो गई। वो भी किसके अंदर आएगी? पेटेंट के अंदर ही आएगी। मीन्स अगर हम किसी प्रॉब्लम के लिए कोई टेक्निकल सॉल्यूशन दे रहे हैं, तो दैट विल बी कवर्ड अंडर द पेटेंट। Patent provide owner with the protection for the inventions. Protection is generally granted for limited period of generally 20 years टाइम पीरियड होता है। अच्छा, इसके रिगार्डिंग जितने भी डीप में जो डिटेल्स हैं वो हम एक पर्टिकुलर जो स्पेशल एक्ट बनेगी ना, स्पेशल जो पेटेंट एक्ट है हमारी, उसके अंदर पढ़ेंगे। अभी इस वीडियो में हम खाली इन सारी जो चीजें हैं हमारी, इनका ओवरव्यू ले रहे हैं, ताकि जब हम अपनी स्पेशल एक्ट को पढ़ें तो हम सबसे पहले तो डिफ्रेंशिएशन हमारे माइंड में हो, पेटेंट क्या है, कॉपीराइट क्या है, ट्रेडमार्क क्या है, इन सबका डिफ्रेंशिएशन हमारे माइंड में हो, और एक इंसाइट हो। क्योंकि इस वीडियो के बाद तुम्हें थोड़ा सा एक्सप्लोरेशन के लिए मैं होमवर्क दूंगी कि आपको ये करना है, तो आप जब उस चीज को करोगे ना तो आपका इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा, तो वो एक्ट आपको और अच्छे से समझ में आएंगे। वरना एक्ट बहुत ही बोरिंग होती है, मतलब मजा नहीं आता पढ़ने में, है ना। तो उसको हमें थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग बनाना है अपने एक्सपीरियंसेस से। नाउ पेटेंट प्रोवाइड इंसेंटिव टू द इंडिविजुअल बाय रिकॉग्नाइजिंग देयर क्रिएटिविटी। ये मैं बता चुकी हूँ आपको। पेटेंट क्या देते हैं हमें? जो भी पर्सन होता है वो उसने जो क्रिएट किया है उसको रिकॉग्निशन मिलती है, और उसको जो इन्वेंशन है वो उसको मार्केट भी कर सकता है, तो इकोनॉमिक प्रॉफिट भी हो सकते हैं।
एंकरेज करता है इनोवेशन को, ये भी हम बात कर चुके हैं। पेटेंट प्रोटेक्शन मीन्स इन्वेंशन कैन नॉट बी कमर्शियली मेड, यूज, डिस्ट्रीब्यूटेड, सोल्ड विदाउट द पेटेंट ओनर। अब पेटेंट प्रोटेक्शन का मतलब क्या है? अगर मैंने पेटेंट कराया है, मैंने उसको रजिस्टर करा लिया है, तो उसके सारे राइट मेरे पास हैं। अब मेरे अलावा कोई और पर्सन मेरे बिना परमिशन के उसको कमर्शियली यूज नहीं कर सकता है। पेटेंट्स आर यूजुअली इन्फोर्स्ड। अब अगर उसने कर दिया तो क्या होगा? ऑब्वियसली अगर कर दिया तो हम कोर्ट में जाएंगे, है ना। तो ये क्या है? पेटेंट राइट जो है दे आर एनफोर्सेबल टू द कोर्ट्स। नेक्स्ट, नाउ कम टू ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क, अब जैसे हमने पेटेंट को एक वर्ड दे दिया इन्वेंशन, ऐसे ही हम ट्रेडमार्क को दे देते हैं एक डिस्टिंक्टिव साइन। एक साइन जो कि आइडेंटिफाई करता है एक गुड को दूसरे गुड से, एक सर्विस को दूसरी सर्विस से। एक इंडिविजुअल का भी हो सकता है, ये एक कंपनी का भी हो सकता है। अब जैसे हमारे पास प्लेटफॉर्म्स हैं ऑनलाइन पेमेंट के, पेटीएम है, तो पेटीएम का ट्रेडमार्क देखा आपने, पेटीएम लिखा हुआ। मोबीक्विक का अलग होगा, तेज का अलग होगा, गवर्नमेंट का यूपीआई है उसका अलग होगा। तो सबके क्या ये होते हैं हमारे ट्रेडमार्क, जो एक सर्विस को, अगर पेटीएम का और एयरटेल पेमेंट बैंक का दोनों का सेम हो आपके सिस्टम में, तो क्या आप डिफ्रेंशिएशन कर पाओगे उसमें? बस थोड़ा बहुत डिफरेंस हो, दोनों लाल हों और दोनों में सेम ही गोला हो, सेम ही तरह का फ़ॉन्ट यूज़ करा हो, तो कंफ्यूज हो जाएंगे। आपको करना है पेटीएम से, आप कर रहे हैं एटीएम सॉरी एयरटेल से। क्लियर? तो ट्रेडमार्क क्या करता है? आपके प्रोडक्ट को डिस्टिंग्विश करता है दूसरे प्रोडक्ट से, तो दैट इज ट्रेडमार्क। और द सिस्टम कंज्यूमर टू आइडेंटिफाई परचेज प्रोडक्ट और सर्विस। ऑब्वियसली हम क्या करते हैं, ट्रेडमार्क देखते हैं तो हम किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को परचेज करते हैं, हम ये देखते हैं इस पर किसका ट्रेडमार्क लगा हुआ है। क्लियर? और ये सारी चीज़ों में लगता है, ऐसा नहीं है कि आप सर्विसेज पे भी ट्रेडमार्क है। आप कोई भी सर्विस देख लीजिए, जैसे फ्लाइट है, एयरलाइंस हैं वो सर्विस दे रही हैं, तो हर किसी का लोगो अलग होता है। ठीक है, तो ये क्या है? हमारे ट्रेडमार्क है। अब ये ट्रेडमार्क क्या हो सकते हैं? एक साइन भी हो सकता है छोटा सा, एक लाइन भी हो सकती है, कलर भी हो सकता है, डिजाइन भी हो सकता है। तो ये सारी चीजें हमारे ट्रेडमार्क में आती हैं, और इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे स्पेशल एक्ट में कि ये क्या है क्या। नाउ ट्रेडमार्क प्रोटेक्शन इंश्योर्स ओनर ऑफ द मार्क दैट एक्सक्लूसिव राइट। फिर बात आ गई एक्सक्लूसिव राइट की। जब हम अपने ट्रेडमार्क को प्रोटेक्ट कर लेते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा? उसका एक्सक्लूसिव राइट हो जाएगा यूज करने का। हम उसको खुद भी यूज कर सकते हैं, या फिर अगर हमें लगता है कि हमारा प्रोडक्ट ऐसा है कि लोगों को उसकी बहुत ज्यादा जरूरत है इकोनॉमी में, और हम उतनी प्रोडक्शन नहीं दे पा रहे हैं, तो हम किसी और को भी ऑथराइज कर सकते हैं उसको प्रोडक्शन के लिए, तो उसको भी बेनिफिट होगा और हम हमारा जो हमें रिकॉग्निशन मिल जाएगी। तो इस तरह से हम अपने राइट भी दूसरों को दे सकते हैं ऑन सर्टेन पेमेंट बेसिस पे। नाउ प्रोटेक्शन जो हमारा ट्रेडमार्क है वो हम रिन्यू करा सकते हैं इनडेफिनेट पीरियड के लिए, पेमेंट करके थोड़ी बहुत जो हम रजिस्ट्रेशन कराते हैं। और फिर वही बात आ गई, अगर कोई हमारा ट्रेडमार्क हमसे बिना पूछे यूज करता है तो क्या करेंगे? ऑब्वियसली लीगली इन्फोर्स कर सकते हैं, हम कोर्ट में जा सकते हैं। क्लियर? तो बहुत सारी चीजें सेम है, आपको एक कॉन्सेप्ट बस डेवलप करना है इन चीजों में इंटरेस्ट लाने के लिए। और एक लार्जर सेंस में हम ये कह सकते हैं कि जो ट्रेडमार्क है दे आर रिवॉर्डिंग देयर ऑनर विद रिकॉग्निशन एंड द फाइनेंशियल प्रॉफिट। ऑब्वियसली अगर मैंने कोई इन्वेंशन करी है और मैं उसको घर में रख लूं, तो फायदा क्या है उसका? ना तो मुझे रिकॉग्निशन मिल रही है, ना मुझे प्रॉफिट मिल रहा है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? उसको लोगों को बताना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा, और जब बाहर जाएगा तो ऑब्वियसली कॉपी भी होती है। तो आप देखते हो ना कि एक ही प्रोडक्ट है वो बिल्कुल सेम वैसा ही आ गया, और मार्केट में इतने डुप्लीकेसी है, तो वो नुकसान करती है ना। आप प्रोडक्ट लाए 2000 का, और दूसरा प्रोडक्ट सेम दिखने में बिल्कुल सेम कोई 500 का ले आया, तो आपको क्या लगेगा? आपको तो यही लगेगा ना कि जो प्रोडक्ट है तो आप भाई 500 में भी वही मिल रहा है, 2000 में भी वही मिल रहा है, बट क्वालिटी पे डिपेंड करता है ना। तो यहाँ हम क्या करते हैं, इसीलिए हमें ट्रेडमार्क के प्रोटेक्शन की जरूरत होती है। नाउ कम टू द इंडस्ट्रियल डिजाइन। डिजाइन का ही सारा खेल है, हर चीज में डिजाइन है। हम जो डिजाइन जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? ऑर्नामेंटल या एस्थेटिक एस्पेक्ट ऑफ द आर्टिकल। मीन्स कोई भी प्रोडक्ट अगर हम ले रहे हैं तो उसका जो डिजाइन है, मीन्स उस सबसे पहले हम क्या देखते हैं? उसका डिजाइन देखते हैं, स्पेसिफिकेशन भी बाद में देखते हैं। सबसे पहले हमें आता है क्या पैटर्न है, क्या डिजाइन है। फोन खरीदा आपने, सबसे पहले लुक्स पे जाओगे ना, या ज्वेलरी खरीदी सबसे पहले लुक्स पे जाओगे ना, फिर
सबसे पहले तो डिजाइन ही है, कॉस्ट भी बाद में आती है, सबसे पहले तो आप डिजाइन देखते हो, डिजाइन पसंद आ गया तो ले आते हो। सो डिजाइन मतलब एक उसकी ऑर्नामेंटल या उसका जो सुंदरता का एस्पेक्ट होता है किसी भी आर्टिकल का, उसको हम डिजाइन बोलेंगे। इट कैन बी 3D भी हो सकता है और ये 2D भी हो सकता है। एक्चुअली डिजाइन हर चीज में आता है, तो इसकी जो वैरायटी है, इसका जो स्कोप है वो बहुत ही वाइड है। कोई भी छोटे से छोटा आइटम से लेके बड़े से बड़े आइटम में आप ले जाओ, डिजाइन की ही सारी क्या है मारा हमारी है। वी कैन से दैट इंस्ट्रूमेंट हुए, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट हुए, वॉचेज, ज्वेलरी, लग्जरी आइटम, टेक्सटाइल, कुछ भी ले लो, कुछ भी, हर चीज में डिजाइन चाहिए। अब डिजाइन के प्रोटेक्शन की भी जरूरत है। क्यों प्रोटेक्शन की जरूरत है? हमने बड़ी मेहनत करके डिजाइन बनाया है, लेकिन क्या हुआ भाई, दूसरे पर्सन ने उसको यूज कर लिया, कॉपी कर लिया, तो मुझे नुकसान हुआ ना, तो इसलिए मुझे प्रोटेक्शन मिलती है। अगर मुझे डिजाइन की प्रोटेक्शन मिल गई तो मैं उस डिजाइन को, एक्सक्लूसिव राइट हो जाएंगे मेरे पास उस डिजाइन के, एक्सक्लूसिव राइट हो गए तो अगर कोई उसको यूज करता है मेरे बिना परमिशन के तो मैं कोर्ट जा सकती हूँ। सिंपल, तीनों चीजों में यही चीज बात हमने देखी है। नाउ डिजाइन से क्या होता है, सबसे पहले अभी मैंने बताया अट्रैक्टिव हो जाती है ना चीजें, अट्रैक्टिव हो जाती है, अपीलिंग हो जाती है। और जब अट्रैक्टिव और अपीलिंग कोई चीज है, कोई प्रोडक्ट है, तो क्या होगा, मार्केटेबिलिटी बढ़ जाएगी उसकी और प्रॉफिट्स बढ़ जाएंगे। तो डिजाइन का प्रोटेक्शन इसलिए बहुत जरूरी है। नेक्स्ट, ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस। ये थोड़ा हमारा इन तीनों जो हमने पढ़े ना, पेटेंट, ट्रेडमार्क और कॉपीराइट, इन तीनों से थोड़ा सा हटके हमारा ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। एक्चुअली ज्योग्राफिकल इंडिकेशन एज द वर्ड ज्योग्राफी से रिलेटेड है, तो ये हमारा किसी पर्टिकुलर प्लेस से रिलेटेड है। कोई भी प्रोडक्ट एक प्लेस से, ओरिजिन जहां से हो रहा है, वहां की स्पेशलिटी लेके जो प्रोडक्ट आ रहा है उसको हम जीआई टैग देते हैं, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग। जैसे अगर हम चाय पीते हैं तो दार्जिलिंग की चाय हो गई, असम की चाय हो गई। कपड़े अगर हम पहनते हैं, चिकन का कपड़ा का, अगर मैं बोलूँ कि चिकन का कपड़ा है तो एकदम से दिमाग में क्या आएगा आपके? लखनऊ, है ना, चिकनकारी, लखनऊ। तो ये सारी चीजें क्या हैं, ये हमारी ज्योग्राफी, एक पर्टिकुलर ज्योग्राफी प्रोडक्ट से रिलेटेड दिखाती हैं कि ये प्रोडक्ट एक एरिया से रिलेटेड है और उसी वजह से उसकी क्या है, सिग्निफिकेंस है, उसी वजह से उसकी वैल्यू है। अगर वही प्रोडक्ट दुनिया भर में बनने लगे तो क्या हो, उसकी जो सिग्निफिकेंस है, प्लेस की सिग्निफिकेंस है, वो खत्म हो जाएगी। देखो यहाँ ये दो चीजों में आता है हमारा, एक तो एग्रीकल्चर में आता है और एक हैंडीक्राफ्ट में आता है। तो एग्रीकल्चर में तो मान सकते हैं हम, क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट है वो पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल कंडीशंस के साथ, सोइल है या वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशंस है। अगर मैं बात करूँ, जैसे पाशमीना शॉल की बात करते हैं, तो पाशमीना शॉल कहाँ से है? कश्मीर से है। अब कश्मीर में एक पर्टिकुलर भेड़ होती है, पाशमीना भेड़, उसकी जो वूल होती है उससे वो पाशमीना शॉल बनाया जाता है, बहुत हल्का होता है। तो क्या मैं उस भेड़ को दिल्ली में पाल सकती हूँ? दिल्ली में अगर मैं प्रोडक्ट बना रही हूँ और मैं ये कह के बना रही हूँ कि ये पाशमीना शॉल है, तो ऑब्वियसली जो कश्मीर के लोग हैं उनके लिए तो अच्छा नहीं है ना, क्योंकि पाशमीना को मैं दिल्ली में पाल ही नहीं सकती, मैं उसको कश्मीर में ही पाल सकती हूँ ना, क्योंकि वो उसी कंडीशन में पलेगा और उसी कंडीशन में उसकी जो वूल होगी उसमें वो स्पेसिफिकेशन आएंगी, उसमें वो स्पेशलिटी आएगी। तो ये होते हैं हमारे ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रिलेटेड विद द ज्योग्राफी। तो अभी प्लेस ऑफ ओरिजिन मैंने बता दिया है, और ये एग्रीकल्चर प्रोडक्ट भी हो सकते हैं हमारे, ज्योग्राफिकल फैक्टर से इंस्पायर होते हैं और इन्हें भी हमें जरूरत पड़ती है। बट किस चीज को एक ज्योग्राफिकल टैग मिलना है, अभी जैसे ट्रेडमार्क वगैरह थे तो वो तो हम अपने बना रहे थे तो हमारे हिसाब से मिल जा रहा था, लेकिन जीआई जो टैग मिलेगा वो दो चीजों पे बेस होगा, नेशनल के लॉ पे और कंज्यूमर के परसेप्शन पे। अगर कंज्यूमर को लगता है कि हाँ वाकई में वो चीज वही होती है और उसमें वही स्पेशलिटी है, तो वो उसको वहां की स्पेशलिटी के हिसाब से खरीदता है। क्लियर? और जो हमारे कंट्री का लॉ है अगर वो परमिट करता है उसको जीआई देने के लिए, तो उसको जीआई मिलेगा। नाउ ये जैसे हमने बताया एग्जांपल, दार्जिलिंग टी ले सकते हैं, सॉरी दार्जिलिंग टी है हो गया हमारा, एग्रीकल्चर से रिलेटेड। वेस्ट बंगाल में कुल्लू शॉल, ये वेस्ट बंगाल की दार्जिलिंग टी होगी, और कुल्लू शॉल हमारे हिमाचल प्रदेश के हैं, तो हिमाचल प्रदेश में स्पेसिफिक कंडीशन में वूल से बनाए जाते हैं वो। तो ये सारे क्या हुए हमारे जीआई टैग हुए। तो एग्रीकल्चर भी हो सकते हैं ये और हैंडीक्राफ्ट भी हो सकते हैं। अब क्यों जरूरी है इनके प्रोटेक्शन की?
उस एरिया की स्पेशलिटी को मेंटेन रखने के लिए और कंज्यूमर जिस एक माइंडसेट के साथ जिस प्रोडक्ट को खरीद रहा है उसके विश्वास को पूरा करने के लिए हमें किसी प्रोडक्ट को जीआई टैग देना पड़ता है। जीआई टैग के बाद क्या हो जाएगा कि वो प्रोडक्ट हमें पता है कि ये चिकन मेरे पास आया तो लखनऊ से ही आया है, लखनऊ में ही बना होगा। पश्मीना शॉल मैं खरीद रही हूँ तो ये दिल्ली में नहीं बना है, ये कश्मीर में बना है और ये उस परसेप्शन के, हाँ पश्मीना जो भेड़ है उसकी उससे बना, ये बहुत गर्म होगा, बहुत कंफर्टेबल होगा। तो उस एस्पेक्ट्स के साथ जब कंज्यूमर खरीदता है तो उसको मेंटेन करने के लिए हम क्या करते हैं, जीआई टैग देते हैं। नाउ अब देखो एग्जांपल देख सकते हैं हम, जैसे जम्मू एंड कश्मीर में पश्मीना हो गया, हिमाचल प्रदेश में ये चंपा रुमाल कंगड़ा पेंटिंग्स, दिल्ली पंजाब और हरियाणा में बासमती राइस है। क्लियर। राजस्थान में ब्लू पॉटरी आती है, राजस्थान की कठपुतली होती हैं। मध्य प्रदेश में हमारी बाग पेंटिंग्स हैं, चंदेरी साड़ी आपने सुना होगा, वो मध्य प्रदेश में का जीआई टैग मिला हुआ है इनको। महाराष्ट्र में क्या होती है, शोलापुर की चादर होती हैं। वैली वाइन, नागपुर के ऑरेंजेस फेमस हैं। वेस्ट बंगाल की दार्जिलिंग टी हो गई। कर्नाटका की चिली हो गई। और देखो कर्नाटका में चंदन बहुत अच्छी होती है, तो क्या हो गया, मैसूर जो सिल्क है या मैसूर सैंडल ऑयल है वो वहाँ का फेमस है, उसको वहाँ का जीआई टैग मिला हुआ है। मेघालय में ये हमारी होगी खासी मंदारिन हो गई है। तो हर एरिया की एक स्पेशलिटी के साथ उनको एक जीआई टैग मिला हुआ है। क्लियर। नेक्स्ट, कॉपीराइट एंड रिलेटेड राइट। कॉपीराइट क्या हो गए हमारे, कॉपीराइट ऑथर्स को दिए जाते हैं, आर्टिस्ट को दिए जाते हैं, क्रिएटर फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक क्रिएशन। और इनको हम क्या कहते हैं, एक तरह से वर्क कहते हैं, कि ये उनका वर्क है, ये उनका काम है। ठीक है। और ये रिलेटेड है, जैसे डांस परफॉर्मेंस से भी रिलेटेड है, ये प्रोड्यूसर ऑफ द फोनोग्राम से भी रिलेटेड है, जैसे साउंड रिकॉर्डिंग होती हैं, ब्रॉडकास्टिंग ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, रेडियो टीवी प्रोग्राम होते हैं, वो सारे क्या होते हैं, उन पे कॉपीराइट होता है, मतलब उनके जैसा हम नहीं बना सकते। और इट इंक्लूड लाइक novels, poem, play, reference work, newspaper, advertisement, computer program, database, फिल्म्स। अब जो वेबसाइट पे जो कंटेंट डाला जाता है वो भी कॉपीराइट के अंदर ही आता है, कि आपने ओरिजिनल कंटेंट वेबसाइट पे डाला है तो वो भी कॉपीराइट, आपको उसके कॉपीराइट मिल जाएंगे। कोई और अगर उसको यूज करता है तो उसमें पनिशेबल ऑफेंस है। अब यहाँ डिफरेंशिएशन देख लेते हैं एक बार। कॉपीराइट मतलब ओरिजिनल वर्क ऑफ ऑथरशिप, बुक हो गए, आर्टिकल्स, सॉन्ग, फोटोग्राफ्स, स्कल्पचर, कोरियोग्राफी, साउंड रिकॉर्डिंग। पेटेंट में हमने बताया इन्वेंशन से रिलेटेड है। ट्रेडमार्क में हमने बताया एनी वर्ड और फेस जो भी है जो किसी प्रोडक्ट को दूसरे प्रोडक्ट से डिस्टिंग्विश करता है। और जोग्राफिकल इंडिकेशन किसी पर्टिकुलर प्लेस की स्पेशलिटी लेके जो प्रोडक्ट या हैंडीक्राफ्ट एग्रीकल्चर प्रोडक्ट बनाया जाता है वो हमारा जोग्राफिकल इंडिकेशन हो गया। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। अब इंडिया में हमने बात करी, इंडिया में हमारे पास सारी एक्ट हैं, डिजाइन एक्ट, ये स्पेशल एक्ट हम आगे आने वाली वीडियो में एक एक कवर करेंगे। तो लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे हमारे पास क्या है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। ये यूनाइटेड स्टेट की एक एजेंसी है, स्पेशलाइज एजेंसी है यूनाइटेड स्टेट की। इट वाज एस्टेब्लिश इन 1970। और ये क्या करता है, जो नए क्रिएटर, ओरिजिनल क्रिएटर या ओनर होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को, उनको वर्ल्ड वाइड प्रोटेक्ट करता है। मीन्स खाली इंडिया में ही नहीं, हम हमारा जो कॉपीराइट जिस पे है वो किसी दूसरे देश में भी अगर उसको यूज करना है तो उसे हमसे उसके कॉपीराइट लेने पड़ेंगे। तो ऑब्वियसली ये रिकॉग्नाइज करता है एक पर्सन की जेन्युइनिटी को। हेडक्वार्टर्स है इसकी जिनेवा स्विट्जरलैंड में। और इंटरनेशनल प्रोटेक्शन भी ज़रूरी है, क्योंकि इससे अभी हमने क्रक्स क्या बताया आपको, जो ह्यूमन की क्रिएटिविटी है वो एक्सप्लोर होती है और एनरिच होती है। लिटरेचर, आर्ट, लोग तभी कुछ नया करने की कोशिश करते हैं जब उनको उसकी रिकॉग्निशन मिलती है या उनको कुछ उनसे फाइनेंशियल या मॉनेटरी प्रॉफिट होता है। तो ये क्या करता है, अगर इनकी प्रोटेक्शन नहीं हो तो लोग डिमोरलाइज, डिमोटिवेट हो जाएंगे और न्यू इन्वेंशंस में वो भी क्या करेंगे, वो भी सोचेंगे कि हम भी पिछला कोई कॉपी पेस्ट कर देते हैं। क्लियर। नाउ स्टेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है वीपो हमारा, और इंटरनेशनल ट्रेड को आगे बढ़ाता है। और इट वर्क विद द क्लोजली मेंबर स्टेट, जो भी यूएन की मेंबर स्टेट है उनके साथ मिलके इस पे काम करता है, ताकि किसी भी कंट्री में किसी भी पर्सन के जो राइट्स हैं, जो उनकी ओरिजिनल क्रिएशन है वो हनन ना हो, उनकी कॉपी ना हो और सबको सबका वर्क का अधिकार मिले। अच्छा देखो हमारे पास एक केस है बासमती राइस का।
ये पेटेंट केस हुआ बासमती राइस का। तो बासमती राइस क्या है, इंडिया जो ओरिजिन है इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, इंडिया हुआ, पाकिस्तान हुआ और इधर इंडोनेशिया वगैरह हुआ, तो इसमें ये बासमती पाया जाता है। क्यों इसमें इतनी अच्छी फ्लेवर होती है, फ्रेगनेंस होती है, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में, क्लाइमेटिक कंडीशंस में बनता है। क्लियर। और इसको ज्योग्राफिकल इंडिकेशन भी मिला हुआ है इंडिया में। तो एक यूएस की फर्म है राइसटेक, उसने क्या करा, उसने इसका पेटेंट ले लिया बासमती के नाम से ही। तो इंडिया ने इसको ऑफेंस किया, तो इंटरनेशनली इसको ऑफेंस किया, तो इंडिया केस जीत गया। लेकिन फिर भी ये 3 राइट सिक्योर हो गए इनके, इन्होंने 3 राइट सिक्योर कर लिए, क्योंकि इन्होंने कहा कि जो हमारा जो स्टार्च इंडेक्स है ना चावल का, वो आपके वाले बासमती से अलग है, इसलिए इनको 3 राइट मिल गए। नुकसान ये हो गया हमें कि हमारी जो एक्सपोर्ट थी, इंडिया और पाकिस्तान बहुत एक्सपोर्ट करते हैं बासमती राइस का, तो वो हमारा एक्सपोर्ट कम हो गया। अमेरिका और यूएस में राइस टेक ने अपने चावल डालने शुरू कर दिए मार्केट में, तो वहाँ इसको फायदा ये हुआ, इसको मार्केट शेयर मिल गया, रेपुटेशन बढ़ गई इसकी। तो इसलिए इंटरनेशनल लेवल पे हमें एक ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत है जो कि हर कंट्री के राइट को सेफ गार्ड कर सके। अच्छा, कुछ और केस है हमारे, जैसे हल्दी का केस है, नीम का केस है, और एप्पल वर्सेस सैमसंग का केस है। तो हल्दी और नीम का पेटेंट का केस है। इसमें क्या था कि जो एक यूरोपियन यूएस डिपार्टमेंट का जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट था और एक मल्टीनेशनल थी, उसने क्या करा, उसने कहा कि नीम में जो फंगी एंटी फंगल जो प्रॉपर्टी होती है ना, उसको पेटेंट कराने के लिए पेटेंट करा लिया कि इसकी है, हमने इसको इजाद किया। बट वो केस हार गया। क्यों? क्योंकि इंडिया का प्ली था कि जो इसकी मेडिसिनल प्लांट की जो वैल्यू है, वो पता नहीं कब से, सदियों से इंडियन जो नॉलेज है उसमें है। हम कब से जानते हैं कि जो नीम है वो क्या है, एंटी फंगल है। तो इसके बेसिस पे क्या हुआ है, फिर जो हमारा पेटेंट है वो इंडिया, ये जो पेटेंट इनको मिला था वो रिवोक कर दिया यूरोपियन पेटेंट ऑफिस ने। अब हल्दी का भी ऐसा ही हुआ। हल्दी में भी एक यूएस पेटेंट और ट्रेडमार्क ऑफिस ने रिवोक किया इसको, एक, क्योंकि उन्होंने कहा था कि टर्मरिक जो है, हल्दी जो है, उसमें वूंड हीलिंग प्रॉपर्टी होती है। भाई वूंड हीलिंग वो प्रॉपर्टी होती है, एंशियंट इंडियन जो लिटरेचर है उसमें सदियों पहले लिखा हुआ है कि हल्दी में ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं। तो इस पे जो हमारा CSIR है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, उसने ऑब्जेक्शन किया और उसके बेसिस पे इंडिया के फेवर में वो केस हो गया। और कोर्ट ने अपहोल्ड किया कि नहीं, ये जो इसकी जो प्रॉपर्टी है हल्दी की, वुंड हीलिंग की, वो बहुत पहले से ही इंडिया के जो टेक्स्ट हैं उसमें लिखी हुई है, तो आप इसको पेटेंट नहीं करा सकते, ये कोई आपकी नई इन्वेंशन नहीं है। ऐसे ही डिजाइन के बेसिस पे हुआ। तो एप्पल और सैमसंग में एक आई है कि इनके कुछ, सैमसंग ने कहा कि एप्पल ने कहा कि सैमसंग ने उसके कुछ डिज़ाइन चोरी कर लिए हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आपका एक ये वर्क है, आप एक्सप्लोर करेंगे, नेट पे जाएंगे और एक्सप्लोर करेंगे कि ये केसेस थोड़ा सा और डिटेल में इनको पढ़ेंगे, कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन थे। देखो, मैं अभी जो क्विज बनाऊंगी, आपका क्लास जो क्विज बनेगा, उसमें यहाँ से जरूर मैं 2-3 क्वेश्चन डालूंगी। तो आपको ये देखने हैं कि कौन कौन से हैं। इस वीडियो के बाद आपको वो क्विज भी कंप्लीट करना है। क्लियर? ये हुई हमारी एक ओवरऑल ओवरव्यू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का। अगर कोई क्वेरी है आपकी तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन शेयर। और चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आगे जो इकोनॉमिक लॉज हैं वो सारे के सारे इसमें वीडियो अपलोड होंगी। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे।